हैप्पी दिवाली डियर स्टूडेंट्स। सो आज दिवाली है ना, कैसे हैं आप लोग एंड आपकी दिवाली कैसी रही? देखो, ऑल्दो ये लेक्चर आपको कब मिल रहा है, मैं 9-6 PM पे मैं इसको शेड्यूल करूंगी और आप इसको देख भी रहे होंगे, है ना। सो आपके घर की पूजा वगैरह सब हो चुकी होगी, राइट? एंड बहुत सारे आपने पटाखे भी जला लिए होंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर स्टडी। ठीक है, आपको करनी है पढ़ाई, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है, जिसके लिए हमें बहुत सारी पढ़ाई करनी है। इसीलिए आज भी आपको ये लेक्चर मिल रहा है, ओके। एंड क्योंकि इस वक्त हम लाइव नहीं कर सकते, इसीलिए ये लेक्चर आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में है, ठीक है। आज हमें जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। आज हमें क्या स्टार्ट करना है बेटा? आज हमें स्टार्ट करना है थर्मोकेमिस्ट्री। ये क्या है भाई? थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? एनी आइडिया क्या है थर्मोकेमिस्ट्री? थर्मो का मतलब होता है हीट और एनर्जी। थर्मो का मतलब है हीट और एनर्जी। एंड केमिस्ट्री का क्या मतलब है? जब हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, एक एटम एंड मॉलिक्यूल जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उस वक्त जब हीट और एनर्जी रिलीज या फिर एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको कहते हैं हम थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम, स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। देखो, आपको हर जगह पटाखे की शोर नजर आएंगे, है ना, आपको शोर सुनाई देगा, बट आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, इधर उधर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग in a chemical reaction, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक। अब देखो, रिएक्शन में हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, R एक रिएक्टेंट है जिससे हमारा P नाम का एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसकी कुछ अपनी एनर्जी होगी E1 और इसकी अपनी कुछ एनर्जी होगी, यानी कि रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी होगी, प्रोडक्ट की कुछ एनर्जी होगी। इफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एनर्जी यहां से रिलीज हो रही है। क्या हो रहा है? अगर हम यहां पे बात करेंगे रिएक्टेंट की एनर्जी, रिएक्टेंट एनर्जी इज ग्रेटर देन दी प्रोडक्ट एनर्जी, यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा है, मतलब एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो गई है, कुछ एनर्जी यहां से रिलीज हो गई है। वहीं अगर प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। प्रोडक्ट एनर्जी इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट एनर्जी। प्रोडक्ट एनर्जी इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट एनर्जी, मतलब यहां पे एनर्जी क्या की जा रही है? रिएक्शन के द्वारा यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है। नाउ व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री? सो थर्मोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज इन केमिकल रिएक्शन। क्या हो जाएगा थर्मोकेमिस्ट्री? सो बेटा, थर्मोकेमिस्ट्री इज द एनर्जी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। Thermochemistry is the energy change in chemical reaction is called, इसको हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है, इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है, इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है, केमिकल थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है, क्लियर है? नहीं, अभी यहां से बात नहीं बनेगी,
ठीक है, यहां से बात नहीं बनेगी। हमें कैसे पता चलेगा कब एब्जॉर्ब होने की बात चल रही है, कब रिलीज होने की बात चल रही है? तो हम यहाँ पे एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन लेके चीजों को देखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन ले लिया। ठीक है, क्या कर दिया हमने यहाँ पे, एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन ले लिया। कैसे थर्मोकेमिकल इक्वेशन? आप ले लो H2 जो कि गैसियस फॉर्म में है, O2 जो कि गैसियस फॉर्म में, इससे मिलके क्या बनता है? इससे मिलके तो मैम पानी बनेगा जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा। साथ ही साथ 287.5 किलो जूल पर मोल की एनर्जी, किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज होगी। अगर ऐसा इक्वेशन लिखा हो और इसी के साथ एडिशन में ये चीज लिखी हो, दैट मीन्स इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा है। इतनी एनर्जी क्या है? एक्स्ट्रा है। सो ये एनर्जी, जो भी एनर्जी एक्स्ट्रा होगी वो क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। सो एनर्जी रिलीज, दिस मच ऑफ एनर्जी विल रिलीज। तो इसको लिखेंगे कैसे हम? इसको लिखेंगे कैसे हम? H2 इन गैसियस फॉर्म, O2 इन गैसियस फॉर्म, H2O लिक्विड, और जो हीट रिलीज हो रही है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 287.5 किलो जूल, माइनस ऑफ 285, इतनी एनर्जी यहां से रिलीज हो गई। क्लियर है? इतनी एनर्जी यहां से रिलीज हो गई। अब जरूरी नहीं है ना कि हर बार एनर्जी रिलीज ही हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार एनर्जी रिलीज ही हो। एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब भी की जा सकती है। ठीक है, एनर्जी यहाँ पे क्या की जा सकती है? एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब भी की जा सकती है। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या होता है एंड एंडोथर्मिक। क्लियर? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। क्या है ये एक्सोथर्मिक, क्या है ये एंडोथर्मिक? तो एक्सो का मतलब होता है जब हीट रिलीज हो रही है, जब हीट रिलीज हो रही है। अब सोचो, जब हीट रिलीज हो गई तो सारी की सारी हीट कहां पे चली गई? एनवायरमेंट में चली गई। अब अगर एनवायरमेंट में हीट चली गई तो एनवायरमेंट बिकम हॉट, है ना? हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, हमारे पास है एक सिस्टम। अब सिस्टम पे काम किया जा रहा है, सिस्टम में काम हो रहा है। क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है तो सिस्टम से हीट निकल के बाहर की तरफ भागेगा। सिस्टम से हीट निकल के कहां भागेगा? बाहर की तरफ भागेगा। तो हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो सराउंडिंग है वो क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। सो इन एक्सोथर्मिक सराउंडिंग बिकम हॉट, सराउंडिंग बिकम हॉट। एक्सोथर्मिक में हमारा सराउंडिंग कैसा हो जाएगा? सराउंडिंग हमारा हॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी यहां से रिलीज हो रही है। वहीं अगर हम एंडोथर्मिक के बारे में बात करें, वहीं अगर हम एंडोथर्मिक के बारे में बात करें तो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब की जाती है बाय द सिस्टम। ठीक है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब की जाती है बाय द सिस्टम। तो सराउंडिंग हमारा कैसा हो जाएगा? नाउ द सराउंडिंग बिकम कूल। क्यों? क्योंकि बाहर से एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर ली ना भाई, बाहर से एनर्जी क्या की तुमने? एब्जॉर्ब कर ली। तो बाहर तो अब हीट रहा नहीं, तो सराउंडिंग बिकम कूल। यहां पे हो जाएगा हमारा सराउंडिंग बिकम कूल। सराउंडिंग जो है वो कूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सराउंडिंग जो है वो कूल हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो एक ए नाम का हमारे पास सब्सटेंस है, मान लो वो गैसियस फॉर्म में है। ये फेज लिखना इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। आपको फेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको फेज लिखना पड़ेगा। सी मान लो लिक्विड है और प्लस, प्लस करके हमको बताना है कि कितने मोल्स ऑफ किलो जूल की एनर्जी यहां से रिलीज हुई है, कितने मोल्स ऑफ किलो जूल पर मोल की एनर्जी यहां से रिलीज हुई। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी है बेटा? यू हैव टू मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, मेंशन the physical state of
दोनों में, चाहे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट लिखनी पड़ेगी कि सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, या फिर गैसियस फॉर्म में। फिर हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे कितने मोल्स रिएक्टेंट लिए, कितने मोल्स प्रोडक्ट लिए। मान लो यहाँ पे हमने 2 ले लिया और यहाँ पे हमें 2 ले लिया, तो वी हैव टू रिप्रेजेंट इट। हमको क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ मोल्स भी रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, मेंशन द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मेंशन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में लिखें, मेंशन नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, कितने मोल्स हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये चीज हमको मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज हमको मेंशन करनी पड़ेगी। चलो एंडोथर्मिक की रिएक्शन कैसे लिखते हैं, तो सेम चीज हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी जो है ना वो रिलीज नहीं, एब्जॉर्ब की जाती है। तो मान लो ए कोई गैस है, हमारा बी भी कोई गैस है, जिससे सी हमारा कोई लिक्विड बन रहा है। यहाँ पे -n मोल्स ऑफ किलो जूल पर मोल आ जाएगा, -n मोल्स ऑफ किलो जूल पर मोल, यानी कि एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब की गई। एनर्जी यहाँ पे क्या की जा रही है, एब्जॉर्ब की जा रही है। पहले इनकी एनर्जी अगर 2 किलो जूल पर मोल है, तो इसने और एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, नाउ इट विल बिकम 250 किलो जूल पर मोल और 300 किलो जूल पर मोल। इस तरीके से इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। सो प्रोडक्ट हैव ऑलवेज ग्रेटर एनर्जी देन द रिएक्टेंट, ठीक है। इस केस में क्या होता है, प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो हमेशा रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा होती है, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक, एंड इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक इट जस्ट रिवर्स, ठीक है। एक्सोथर्मिक में एंडोथर्मिक का जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। चलो और पॉइंट्स हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो पहली चीज हमने क्या लिखी, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी मेंशन। नाउ द सेकंड थिंग इज वी हैव टू मेंशन द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन रिएक्शन, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या हम इनके बीच में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। हमारा जो रिएक्शन होना चाहिए शुड बी बैलेंस्ड। वो कैसा होना चाहिए बेटा, हमारा रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस्ड होना चाहिए। पहली चीज टेम्परेचर, प्रेशर, कंडीशन, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है कि किस टेम्परेचर पे हमारा रिएक्शन हुआ है, किस प्रेशर पे हमारा रिएक्शन हुआ है, जो भी हमारा टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी कंडीशन है, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन तो नहीं हुआ, ये सारी चीजें हमको मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। सो टेम्परेचर, प्रेशर, कंडीशन should be mentioned। ये सारी की सारी कंडीशन भी हमको मेंशन करनी पड़ेगी। अगर रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है, इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तब हम यहाँ पे प्लस n किलो जूल पर मोल करके लिखेंगे। एंड इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक देन प्रोडक्ट प्लस माइनस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स माइनस ऑफ किलो जूल पर मोल लिख देंगे, ठीक है। और यहां पे जो हमारा एंथैल्पी है, चेंज इन एंथैल्पी इज नेगेटिव। डेल एच जो है वो कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। चेंज इन एंथैल्पी इज नेगेटिव, चेंज इन एनर्जी इज नेगेटिव। डेल ई भी हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डेल एच और डेल ई दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, दोनों के दोनों यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। बट इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक, ठीक है, बट इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक डेल एच जो है हमारा दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि बाद का यानी कि प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द रिएक्टेंट ना। सो डेल एच कैसे निकालेंगे हम, प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे डेल ई भी हमारा कैसा हो जाएगा बच्चे, डेल ई भी हमारा पॉजिटिव ही होगा,
ठीक है, डेल ई हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चाहे इंटरनल एनर्जी निकाल लो, चाहे एंथैल्पी निकाल लो, दोनों कैसे निकलते हैं, दोनों कैसे निकलते हैं, समीशन ऑफ, दिस इज द साइन ऑफ समीशन, समीशन ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ऐसे ही आप एंथैल्पी का निकाल लो, बाकी सारी चीजें सेम है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन समीशन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो डेल एच और डेल यू बोथ आर नेगेटिव इन एंडोथर्मिक। ठीक है, इफ del H and del U are negative, not negative, it's positive, not negative, it's positive, then reaction is endothermic। तब हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, तब हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगी। एंड इफ del U and del H is positive, that means reaction is endothermic, and if del U and del H is negative, that means reaction is exothermic। ठीक है, पॉजिटिव वाले में एंडो, नेगेटिव वाले में means reaction is exothermic। अब देखो कोई चीज बाहर जा रही है मतलब नुकसान हो रहा है ना, कोई चीज अगर बाहर जा रही है मतलब वो नुकसान हो रहा है, और अगर वो नुकसान हो रहा है, अगर वो चीज नुकसान हो रही है तो हमेशा उसको हम नेगेटिव में ही रिप्रेजेंट करेंगे। कोई चीज घर के अंदर आ रही है ना, घर के अंदर आप कोई चीज लेकर आ रहे हो तो वो पॉजिटिव आपको फील आएगा, है ना, कुछ चीज ऐड हो रही है आपके घर में तो वो पॉजिटिविटी यानी कि पॉजिटिव से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ओके हम ना यहाँ पे एक मोल ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, 1 मोल ऑफ रिएक्शन, जैसे कि H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस विल गिव H2O लिक्विड। तो पानी बनाने में, मान लो पानी बनाने में जब पानी बन गया H2 प्लस O2 से हमारा H2O बन गया, उतना बनने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इसने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इसने क्या कर दिया, मान लो 250 कर लो, है ना, 250 किलो जूल पर मोल की एनर्जी इसने रिलीज कर दी। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, ठीक है, अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो एंथैल्पी भी रिवर्स हो जाएगी, याद रखना। अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, ठीक है, अगर जो हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो हमारी एंथैल्पी भी कैसी हो जाती है बेटा, हमारी एंथैल्पी भी रिवर्स हो जाती है। वो कैसे मैम, है ना, वो कैसे, नाउ रिवर्स दिस रिएक्शन। जैसे ही हम इस रिएक्शन को बच्चे रिवर्स करेंगे क्या हो जाएगा, H2O लिक्विड। अब इसका हमने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया है, H2 प्लस हाफ O2। तो यहाँ पे जो डेल H आ जाएगा ना वो सिर्फ आएगा हमारा 250 किलो जूल पर मोल। वाटर बनने में जितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी, वाटर टूटने में, पानी टूटने में उसको उतनी एनर्जी चाहिए होगी, पानी को तोड़ने के लिए उसको उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो याद रखना, जब भी आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो या फिर रिएक्शन में मल्टीप्लिकेशन करते हो, डिवीजन करते हो, ठीक है, तो एंथैल्पी में भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सारी चीजें होंगी। भूल मत जाना कि सिर्फ रिएक्शन को हमने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर दिया बट एंथैल्पी को छोड़ दिया। अगर जो आप एंथैल्पी को छोड़ देते हैं, ठीक है, अगर जो आप एंथैल्पी को छोड़ देते हैं तो आपका रिएक्शन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, मतलब रिवर्स रिएक्शन में डेल यू एंड डेल एच रिमेन सेम बट इट्स साइन चेंज। वैल्यू देखो दोनों में सेम है, एक हमारा प्लस का 250, एक हमारा माइनस का 250 है। ठीक है, वैल्यू जो रहेगी वो हमारी सेम रहेगी। आ रही बात समझ में, वैल्यू जो है वो हमारी सेम रहेगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, if reactant is reversed, if
रिएक्टेंट इज रिवर्स्ड। अगर हमारा रिएक्टेंट रिवर्स हो जाता है, नॉट रिएक्टेंट, रिएक्शन लिखो ना पूरा, इफ रिएक्शन इज रिवर्स यानी कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट हो गया है और प्रोडक्ट का हमारा रिएक्टेंट हो गया। सो इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड देन del H and del U remain same but their sign changed। लेकिन इनकी जो साइन है, ठीक है, इनका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। And if reaction is multiply or divide by any number, then del H and del U is also multiply and divide। ये अभी पॉइंट मैं आपको बता रही थी। If reaction is multiply or divided by any number, then del H is also multiplied or divide। ठीक है, तो डेल एच जो है उसमें भी मल्टीप्लीकेशन होगा एंड उसमें भी डिवीजन होगा। ठीक है, उसमें भी मल्टीप्लीकेशन होगा एंड उसमें भी डिवीजन होगा। सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। नाउ अब हम यहाँ पे बहुत सारे इंथैल्पीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम किसके बारे में जानेंगे बेटा, यहाँ पे अब हम बहुत सारे इंथैल्पीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, सो फटाफट से अब आप हेडिंग डालेंगे एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी का मतलब तो देखो आपको पता ही है, हीट, एनर्जी। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या फिर हीट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं हम इसको, हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, H2 plus Cl2 will give 2HCl, H2 plus Cl2 will give 2HCl, और यहाँ पे हमारे पास 44 किलो जूल पर मोल या फिर किलो पर किलो कैलोरी लिख लो, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब 1 मोल H2 1 मोल ऑफ Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें 2 मोल ऑफ HCl बना के देगा, 2 मोल ऑफ HCl बना के देगा। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं, when 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन react with 71 gram of chlorine, so it will give 73 gram of HCl। ठीक है, will give 73 gram of HCl। मतलब क्या है, देखो मतलब दोनों सेम है, चाहे आप इसको मोल में रिप्रेजेंट कर लो, चाहे आप इसको इस तरीके से ग्राम में रिप्रेजेंट कर लो। हम क्या देख रहे हैं, अगर हम 2 मोल HCl बनाना चाहते हैं तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 71 ग्राम हमको क्लोरीन का रिएक्शन कराना पड़ेगा। ठीक है, क्या बताया, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ हमें यहाँ पे 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन का जब हम रिएक्शन कराएंगे तब जाके हमारे पास 2 मोल्स ऑफ HCl हमको मिलेगा। अगर जो हमने हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम ले ली या फिर क्लोरीन की क्वांटिटी कम ले ली तब ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो, सो व्हेन H2 रिएक्ट, व्हेन कंप्लीट H2 रिएक्ट विद Cl2, ठीक है, व्हेन कंप्लीट H2 रिएक्ट विद Cl2, व्हेन कंप्लीट H2 रिएक्ट विथ Cl2, जब कंप्लीट H2 Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा सो नन ऑफ देम इज रिमेनिंग, कुछ भी नहीं बचेगा यहां पे। सो नन ऑफ देम इज रिमेनिंग एंड यहां पे हमें पूरा 73 ग्राम ऑफ HCl देखने के लिए मिलेगा।
and none of them is remaining to form HCl. क्लियर है? पूरा पूरा हमको यहाँ पे HCl मिल जाएगा. सो जितना भी हीट एब्जॉर्ब होगा, जितना भी हीट रिलीज होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो किसके बराबर हो जाएगा? उसको हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन बोलेंगे. ठीक है, सो द हीट इवॉल्व और रिलीज, सो द हीट इवॉल्व, so the heat release or evolve during this reaction is called, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन is called एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. क्या बोलते हैं हम इसको? इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. यानी कि 100% हमारा जो रिएक्टेंट है, 100% जो हमारा रिएक्टेंट है वो खर्च हो जाना चाहिए एंड 100% हमको प्रोडक्ट मिलना चाहिए. ठीक है, ए से यहाँ पे हम बी बना रहे हैं. इनिशियली क्या होता है? रिएक्टेंट हमारे पास 100% होता है एंड प्रोडक्ट हमारे पास 0% होता है. बट फाइनल यहाँ पे हमें ये 0% चाहिए और ये हमारा 100% चाहिए. तो जब रिएक्टेंट पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, जब रिएक्टेंट हमारा पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता यहाँ पे, तो उस वक्त जो हीट रिलीज होती है या फिर उस वक्त जो हीट एब्जॉर्ब की जाती है बाय द सिस्टम, उसको क्या कहते हैं? हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसी को हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं. क्लियर? उसी को हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. एंड इफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर, इफ द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, दैट मींस एनर्जी यहां से रिलीज हो रही है, जो कि हमने देखा ना, यहां से एनर्जी रिलीज हो रही है. तो इसका क्या मतलब है? कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट से ग्रेटर है. एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन दी प्रोडक्ट. और रिएक्शन कैसा हो जाएगा बच्चे? रिएक्शन हो जाएगा हमारा एक्सोथर्मिक. कैसा रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा? तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन हो जाएगा एक्सोथर्मिक. नाउ अब हम चेक करते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं. Now, put heading factor affecting enthalpy of reaction. Factor affecting enthalpy of reaction. फैक्टर अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला इज द फिजिकल स्टेट. ठीक है, सबसे पहले यहां पे हो जाएगा हमारा फिजिकल स्टेट. ठीक है, फिजिकल स्टेट जो है ये डेफिनेटली अफेक्ट करता है. कैसे अफेक्ट करता है? वही हम वाटर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं. देखो, H2 गैस प्लस O2 गैस will give H2O लिक्विड. तो गैस से लिक्विड या फिर गैस से वेपर, ठीक है, गैस से लिक्विड या फिर गैस से वेपर बनाने में पहले हमारे पास यहाँ पे क्या था? गैस था. ठीक है, हमारे पास क्या था? गैस था. छोड़ो, गैस से लिक्विड बनाने में क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी. बढ़ानी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी? यहाँ पे गैस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है. ठीक है, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हमारी कम होती है. ठीक है, लिक्विड की यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कम होती है. तो इसकी एनर्जी कम है, तो इसको बनने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी, इसके पास जितनी एनर्जी थी उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है. तो ये क्या करेगा? उतने मोल्स ऑफ एनर्जी को वो रिलीज कर देगा. इतने मोल्स ऑफ एनर्जी को ये क्या कर देगा? रिलीज कर देगा. मान लो -50 किलो जूल है. ठीक है, -50 किलो जूल है या फिर किलो कैलोरी ले लो. ठीक है, किलो कैलोरी ले लो, मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी जो है यहां से रिलीज हो रही है. इतनी ज्यादा यहां से एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है. ठीक है,
इतनी ज्यादा यहां से क्या हो रही है बेटा, एनर्जी रिलीज हो रही है गैस से लिक्विड बनाने में, ठीक है, गैस से लिक्विड बनाने में। लेकिन अगर हम गैस को वेपर में ही कन्वर्ट कर दें, जैसे H2 गैस है प्लस O2 गैस है, यहां पे हमारे पास H2O वेपर है, ठीक है, H2O वेपर है, तो अब यहां पे जो एनर्जी लगेगी वो कितनी लगेगी, मान लो -42 किलो कैल। अब ऐसा कैसे हो गया, दोनों में तो सेम प्रोसीजर चल रहा है, दोनों में यहाँ पे क्या चल रहा है, दोनों में सेम प्रोसीजर होते हुए हमको नजर आ रहा है। H2 प्लस O2 से H2O बन रहा है, पहले वाले में भी, दूसरे वाले में भी H2 प्लस O2 से हमारा H2O बन रहा है, फिर एक वाले में हमारे पास -50 किलो कैलोरी है एंड दूसरे वाले में हमारे पास -42 किलो कैलोरी है। ऐसा क्यों? यस, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो फिजिकल स्टेट पे ये मैटर करता है, ठीक है, किस पे मैटर करता है, फिजिकल स्टेट। लिक्विड और वेपर में किसकी एनर्जी ज्यादा है, लिक्विड और वेपर में किसकी एनर्जी ज्यादा है, वेपर की एनर्जी ज्यादा है। किसकी एनर्जी ज्यादा है, वेपर की एनर्जी ज्यादा है, लिक्विड की एनर्जी कम है, तो बाकी के बचे हुए वो हीट को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो ये चीज हमको कब पता चलेगी कि कहां पे ज्यादा एनर्जी होगा, कहां पे कम एनर्जी होगा, विद द हेल्प ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, ठीक है। सो द फिजिकल स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट इज डिफरेंट, ठीक है, इज डिफरेंट, तो उसका एंथैल्पी भी हमारा अलग हो जाएगा। अगर फिजिकल स्टेट अलग है तो उसकी एंथैल्पी भी कैसी हो जाएगी बेटा, उसकी एंथैल्पी भी अलग हो जाएगी, ठीक है। सो इफ फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट ऑफ द प्रोडक्ट, इफ physical state of product is different, if physical state of product is different, ठीक है, सेम नहीं है, अलग है, hence del H will be different। अगर प्रोडक्ट सेम नहीं है, ठीक है, अगर प्रोडक्ट इसका सेम नहीं है तो इसका डेल एच भी सेम नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट सेम नहीं है तो इसका डेल एच भी सेम नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमने ये देखा कि फिजिकल स्टेट की वजह से, ठीक है, फिजिकल स्टेट की वजह से कैसे एंथैल्पी में चेंज आता है। सो दिस इज अ फर्स्ट फैक्टर। नाउ द सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर, ठीक है। सेकेंड फैक्टर हम क्या लिखेंगे, सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है ना, यहां पे टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। हमें जब भी रिएक्शन करना होगा तो हमें टेम्परेचर यहां पे मेंटेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चे, हमें यहां पे टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि आप या तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन मान के चलेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन आप मान के चलेंगे, दैट इज अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है। ये कैसा टेम्परेचर होता है, ये हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। कैसा टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड। टेम्परेचर should be maintained। यहां पे हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। नाउ द थर्ड फॉर्म इज एलोट्रोपिक फॉर्म, ठीक है। थर्ड फॉर्म हमारा क्या है, एलोट्रोप फॉर्म। अब ये क्या होता है, एलोट्रोप का मतलब होता है एक ही स्पीशीज है, ठीक है, बट उनके कॉम्बिनेशन की वजह से उनका स्ट्रक्चर अलग हो जाते हैं, उनकी हार्डनेस अलग हो जाती है। जैसे कि आपने क्लास 10th में एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़े होंगे, है ना, आपने क्लास 10th में एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ा होगा। और एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में आपने क्या देखा है कि जो कार्बन होता है वो एक तो डायमंड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बकमिंस्टर फुलरेन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहां पे भी हम कुछ ऐसा ही लेंगे। मान लो हमारे पास कार्बन डायमंड है, ठीक है, हमारे पास कैसा कार्बन है, हमारे पास कार्बन डायमंड है। हम इसका किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इसको बर्न कर रहे हैं, इसको हम
कंबस्ट कर रहे हैं, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड विच इज गैसियस फॉर्म। अब इसमें से जो एंथैल्पी रिलीज होगी, दैट इज 64.3 किलो कैलोरी या फिर किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी में लिखेंगे, ठीक है। अब इसका दूसरा एलोट्रोपिक फॉर्म, हमने कार्बन एलोट्रोप एमोर्फस ले लिया, ठीक है। हमने क्या किया, कार्बन डायमंड एक बार हमने कार्बन एमोर्फस ले लिया, ऑक्सीजन के साथ हम इसका रिएक्शन कराएंगे, इसको भी हम कंबस्ट कर रहे हैं, इसको भी बच्चे हम क्या कर रहे हैं, कंबस्ट कर रहे हैं। यहां पे भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन यहां पे जो एंथैल्पी में चेंज आएगा दैट इज -67.6 किलो कैल, -67.6, यानी कि डायमंड से एमोर्फस बनने के लिए, डायमंड अगर एमोर्फस बनना चाहता है तो उसको 3.3 किलो कैल एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में? अगर डायमंड को हम एमोर्फस में कन्वर्ट करते हैं, अगर डायमंड एमोर्फस में कन्वर्ट होता है तो उसको कितनी एनर्जी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, +3.3 किलो कैल, उसको इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। मतलब दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो यहां पे एलोट्रोप का भी फर्क पड़ता है, ठीक है, यहां पे हमें एलोट्रोप से भी फर्क पड़ता है। आगे बात समझ में? सो व्हेन एलोट्रोप ऑफ एलिमेंट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स अनदर फॉर्म, एक ही एलोट्रोप मतलब एक ही एलिमेंट का एलोट्रोप दूसरे एलोट्रोप में कन्वर्ट होता है तो भी यहां पे एंथैल्पी में चेंज आता है, एंड दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ ट्रांजिशन। क्या कहते हैं इसको बच्चे? इसको हम कहते हैं हीट ऑफ ट्रांजिशन। क्या लिखेंगे? when allotrope of an element, when allotrope of an element is converted into another form, into another form, into another form, ठीक है। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इज नोन एज हीट ऑफ ट्रांजिशन, इज known as heat of transition। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हीट ऑफ ट्रांजिशन। तीन हमने देख लिए। तीन कौन कौन से फैक्टर थे? टेम्परेचर हमने पढ़ा, एलोट्रोप हमने पढ़ा, एंड फेज फिजिकल स्टेट के बारे में हमने जाना, ठीक है। नाउ फोर्थ फैक्टर जो यहां पे है वो है कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर? कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर जो है ये भी अफेक्ट करता है। हमने क्या पढ़ा था? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज CV इज इक्वल टू du अपॉन dt, ठीक है। एंड Cp के बारे में हमने क्या पढ़ा था? dH अपॉन dt, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन एंथैल्पी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। तो इस पे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। ये भी फैक्टर्स हैं which affect the enthalpy of reaction. Now the next and the last one is quantity, ठीक है। फिफ्थ क्या है हमारा? क्वांटिटी। कितने क्वांटिटी में हम यहां पे रिएक्शन कर रहे हैं, कोशिश करेंगे हम हमेशा, आगे भी देखेंगे कि जब भी हम रिएक्शन करें हम 1 मोल ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 1 मोल लेके हम काम करें, ठीक है। जो हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए दैट शुड बी 1 मोल। क्लियर? तो क्वांटिटी हम हमेशा कितनी रखते हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी रखेंगे। जैसे पानी बनाना है
तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि H2 प्लस O2 गिव H2O, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कर दो और यहाँ पे 2 कर दो, ये हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इसमें जो एंथैल्पी आएगी वो मान लो -58 किलो कैल है, तो वो 1 मोल के लिए थोड़ी है, वो हमारा 1 मोल के लिए थोड़ी है, तो ये रिएक्शन हम नहीं लिखेंगे। हम हमेशा 1 मोल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? हम हमेशा यहाँ पे H2 प्लस हाफ O2, ठीक है, H2 प्लस हाफ O2 गिव H2O, H2 प्लस हाफ O2 गिव H2O, 1 मोल के बारे में बात करेंगे। यानी कि जब 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट 16 ग्राम ऑफ दिस टू मेक 18 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसके पहले वाला रिएक्शन लिख दिया, क्या था इसके पहले वाला रिएक्शन? 2H2 प्लस O2 विल गिव 2H2O, तो उस केस में क्या बन जाएगा हमारा? इट विल बिकम 4 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना है? 32 ग्राम, एंड ये हमारा बन जाएगा 36 ग्राम। तो अगर ये डबल हो रहा है, अगर ये डबल हो रहा है, तो बेटा एंथैल्पी भी हमारा कितना हो जाएगा? 2, तो 8 2 16 एंड 10 11 116 किलो कैल। तो इस केस में हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? ऐसा नहीं हो सकता। अब देखो 1 मोल के लिए बात करेंगे, सो दैट इज जस्टिफाइड। 1 मोल के लिए -58 किलो कैल जस्टिफाइड है, बट अगर हम उससे ज्यादा मोल का प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उतना ही हमें एंथैल्पी में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी हमें बहुत सारी एंथैल्पीज पढ़नी है, ठीक है। आई थिंक जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी रिकॉर्डेड ही रहने वाला है, क्योंकि अभी देखो फेस्टिवल टाइम है ना। सो आपको भी, क्योंकि हमारी क्लास आई थिंक या हमारी क्लास जो है वो 6 बजे होती है, एंड दैट टाइम इज नॉट सुटेबल फॉर यू, है ना, इन फेस्टिवल डे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी क्लास अपनी लेट रखेंगे, और अभी जो आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस आएंगी वो 9-6 PM पे आएंगी, ठीक है। ओके, सो अगेन हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू, एंड आई होप कि आपकी जो दिवाली है ना, वो बहुत अच्छी रहे। ज़्यादा आप पोल्यूशन ना करो, बट पटाखे तो ठीक है, एक दिन चलता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, एंड बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सेलिब्रेट करो, ठीक है। सेलिब्रेशन के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम सेलिब्रेशन ही करें, थोड़ी बहुत पढ़ाई सेलिब्रेशन के टाइम पे भी बनती है। क्यों बनती है कि नहीं बनती है? चलो, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच, ठीक है, क्लास में आने के लिए। बाकी का डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।